आइए आज हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर एजेंट एंड मॉलिक्यूलर टारगेट्स। तो देखिए, मैं यहाँ पे जो सीवीएस फार्माकोलॉजी की बात करने जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम सारी ड्रग्स तो देखेंगे, ठीक है, सारे ड्रग्स की स्पेसिफिक क्या चीजें दी गई हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखिए पूरा मैकेनिज्म आपको बता दें कि ये जो स्मूथ मसल्स पे कैसे ये ड्रग्स कहाँ वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहली बेसिक बात ये कि आपको फिजियो समझना पड़ेगा, और फिजियो जब समझ लेंगे तो उसके बाद बिल्कुल आसान है कि कौन सी ड्रग्स कहाँ वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम यही दिखाएंगे कि कौन सी ड्रग्स कहाँ पे वर्क करती हैं और फिर वो ड्रग किस स्पेसिफिक केस में इस्तेमाल होती है। तो ये आगे सारी चीजें सबके लिए बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खाली हम पूरा मैकेनिज्म बता दे रहे हैं, तो ये मैकेनिज्म आपको पूरे सीवीएस में बल्कि पूरी फिजियो में आपको काम आएगा, ठीक है। स्मूथ मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, कैसे रिलैक्स करती है, ये सब हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक स्मूथ मसल दिखाई गई है, और स्मूथ मसल में देखिए ये वाला हिस्सा जो दिखाया गया कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा इधर दिखाया गया, और मसल में रिलैक्सेशन कैसे होगा ये इधर दिखाया गया, ठीक है। तो देखिए दोनों चीज दिखा दी गई। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन की, फिर बात करेंगे रिलैक्सेशन की, फिर यहाँ पे किस चैनल पे कौन सी ड्रग वर्क करती है हम ये बात करेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन, यहाँ पे देखिए दो एंजाइम मेन होते हैं, इन्हीं का रोल होता है और इन्हीं को इनहिबिट या स्टिमुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए एक होता है मायोसिन लाइट चेन काइनेज और एक होता है मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज, ठीक है। तो देखिए मायोसिन लाइट चेन काइनेज ये क्या करता है, काइनेज यानी ये फास्फोराइलेशन वाली एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो यानी पता क्या चला कि मायोसिन को ये फास्फोराइलेट कर देगा, ठीक। तो मायोसिन लाइट चेन काइनेज ये मायोसिन को फास्फोराइलेट कर देगा, जबकि मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज जो होता है ये जो फास्फोराइलेशन इसका हो गया है इसको खत्म कर देता है। देखिए यहाँ मायोसिन अकेले बची, ठीक। तो ये चीज हुआ। अब देखिए जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज है ना, ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज जब मायोसिन को फास्फोराइलेट करता है ना, तो ये मायोसिन जो होती है ये एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, यानी मायोसिन जो फास्फोराइलेटेड हो गई तो एक्टिव फॉर्म में आ गई, और स्मूथ मसल्स में हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए मायोसिन फास्फोराइलेट हो गई और एक्टिन के साथ मिलके ये अब कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में चली गई। तो ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज जब स्टिमुलेट होगा तो हमको क्या पता चला कि हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अब ये कैसे कैसे स्टिमुलेट होता है हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम नॉर्मल बात करते हैं। नॉर्मल में जैसे कोई एक्शन पोटेंशियल आया, ठीक है, स्मूथ मसल से स्मूथ मसल पे कोई भी एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल आएगा तो ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई, और डीपोलराइज होने की वजह से ना यहाँ पे देखिए स्मूथ मसल्स पे एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ये नॉर्मली क्लोज होता है, लेकिन जैसे ही मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी ना, ये एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ये ओपन हो जाता है, और जब ये एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल बाहर से अंदर आता है तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम आया। अब ये कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम और यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कॉल मॉड्यूलिन, ठीक है। तो देखिए कॉल मॉड्यूलिन पहले से प्रेजेंट थी और कैल्शियम इधर से आ गया। अब देखिए कैल्शियम जब बाहर से आ गया और कॉल मॉड्यूलिन यहाँ पहले से प्रेजेंट थी, तो कैल्शियम और कॉल मॉड्यूलिन ये आपस में बाइंड कर गए और इसको हम बोल दिए कैल्शियम कॉल मॉड्यूलिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो देखिए कैल्शियम कॉल मॉड्यूलिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, इसी को हम बोलते हैं कॉल मॉड्यूलिन काइनेज, ठीक है। तो देखिए कॉल मॉड्यूलिन काइनेज या कैल्शियम कॉल मॉड्यूलिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। अब ये देखिए ये स्टिमुलेट कर देती है मायोसिन लाइट चेन काइनेज को, किसके जरिए, ये भी फास्फोराइलेशन का काम करती है। तो बहरहाल ये जो हमारा कैल्शियम कॉल मॉड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बना ये स्टिमुलेट कर देगी, फास्फोराइलेट कर देगी मायोसिन लाइट चेन काइनेज को, और जब मायोसिन लाइट चेनेज स्टार्ट हो गया यानी अपना काम करने लगेगा, फास्फोराइलेट हो गया, तो ये मायोसिन को फास्फोराइलेट कर देगी, क्योंकि इसमें काइनेज एक्टिविटी है, काइनेज यानी फास्फोराइलेशन की। तो मायोसिन जब फास्फोराइलेट हो जाएगा तो एक्टिन से बाइंड कर लेगा, और यहाँ पे हमको मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। नॉर्मल देखिए इस तरह बताएं कि जब एक्शन पोटेंशियल आएगा तब ऐसा होता है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल आया, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई, एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हुआ, उसके बाद कैल्शियम कॉल मॉड्यूलिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, और फिर ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज को स्टिमुलेट कर दिया, जिसकी वजह से हमको मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। ये ऐसा हुआ। अब उसके बाद देखिए हमारे पास स्मूथ मसल्स में GQ टाइप के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो GQ टाइप के रिसेप्टर होते हैं, GQ प्रोटीन होती है, इसके बारे में हम पीछे टॉपिक में बात करके आ चुके हैं, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी में हम बताए हैं। यहाँ पे देखिए हल्का से दिखा दें कि ये देखिए GQ टाइप के जो होते हैं ये फास्फोलाइपेज C को एक्टिवेट कर देते हैं। जब यहाँ पे लाइगेंड बाइंड करता है तो ये GQ प्रोटीन स्टिमुलेट होती है और ये एक्टिवेट कर देती है फास्फोलाइपेज C को, और यहाँ से देखिए फास्फोलाइपेज C जो होता है फास्फोटिडाइल आइनोसिरिन डाइफॉस्फेट, जिसको हम PIP2 बोलते हैं, इसको एक्टिवेट कर देता है और देखिए आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये जो होता है यहाँ पे देखिए ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वर्क करता है और कैल्शियम यहाँ से रिलीज कराता है। बहरहाल यहाँ पे देखिए यही चीज दिखाया गया है शॉर्ट में कि GQ प्रोटीन से बाइंड किया, और जब GQ प्रोटीन से लाइगेंड बाइंड करते हैं, ये सारे लाइगेंड है, ठीक है। तो अभी नाम बताते हैं, पहले ये देख लें। तो ये लाइगेंड जब GQ प्रोटीन से बाइंड करेंगे तो ये फास्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट बढ़ जाएगा, ठीक है। हम दिखाए आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट बढ़ गया। अब ये आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट जाके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वर्क करते हैं। देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वर्क करेंगे, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम
रेटिकुलम में देखिए यहाँ पे कैल्शियम पहले से स्टोर रहता है, और जब ये आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट इस पे वर्क करता है तो यहाँ से ये कैल्शियम बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम बाहर निकल गया। अब देखिए जब यहाँ से भी कैल्शियम आ गया तो ये कैल्शियम क्या करेगा, इस कॉल मॉड्यूलिन जो पहले से प्रेजेंट था यहाँ पे देखिए कॉल मॉड्यूलिन, इससे ये कैल्शियम बाइंड कर लेगा और यहाँ पे देखिए कैल्शियम कॉल मॉड्यूलिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। और ये क्या करेगा, कैल्शियम कॉल मॉड्यूलिन कॉम्प्लेक्स ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज को स्टिमुलेट कर देगा। इस वजह से हमको यहाँ पे मायोसिन का फास्फोराइलेशन देखने को मिलेगा और मसल्स में हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन की आपको फिजियोपोजिशन समझ में आ गई। ये देखिए नॉर्मल मेम्ब्रेन डिपोलराइज होगी तो इस तरह से होगा, और जब ये जीक्यू एगोनिस्ट स्टिमुलेट होंगे यानी जीक्यू रिसेप्टर जब एक्टिवेट होगा तो ये आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट के जरिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये कैल्शियम रिलीज होगा और ये कैल्शियम यहाँ पे कॉल मॉड्यूलिन से बाइंड कर लेगा। ठीक है, और कॉल मॉड्यूलिन कॉम्प्लेक्स जब बनेगा यानी कैल्शियम कॉल मॉड्यूलिन कॉम्प्लेक्स, तो ये इसको स्टिमुलेट कर दिया, इस वजह से हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। ठीक, और साथ साथ देखिए जीक्यू प्रोटीन जब स्टिमुलेट होती है ना तो देखिए रो काइनेज को स्टिमुलेट करती है, और ये रो काइनेज एक काम क्या करता है कि रो काइनेज इस मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेज को इनहिबिट कर देता है। तो जब मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेज इनहिबिट हो जाएगा तो यानी इसका जो फास्फोराइलेशन हुआ है इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, यानी मसल जो हमको कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन हमको देखने को मिला। अब देखिए जीक्यू एगोनिस्ट कौन कौन से हैं जो आके आइनोसाइटल ट्राइफॉस्फेट के पाथवे पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एपिनेफ्रिन है और नॉरएपिनेफ्रिन है। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन ये जीक्यू एगोनिस्ट है। इसी तरीके से देखिए एंडोथिलिन 1 है, एंजियोटेंसिन 2 है और वेसोप्रेसिन है। ये सारे जीक्यू एगोनिस्ट यानी यहाँ पे जीक्यू सर्पेंटाइन रिसेप्टर पे वर्क करते हैं, और ये आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट को बढ़ा के यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज कराएंगे, जिस वजह से यहाँ पे हमको मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के हम दो मैकेनिज्म बता दिए, एक नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल से कैसे होता है और ये जीक्यू एगोनिस्ट किस तरह से करते हैं हम यहाँ पे आपको ये बता दिए। ठीक, और अभी एक और मैकेनिज्म है, इस पे भी हम आएंगे, लेकिन हम पहले आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन वाला बता देते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन में आपको हमने दो मैकेनिज्म बता दिया, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। तो देखिए एक ये वाला मैकेनिज्म हो गया और दूसरा आपका देखिए ये वाला मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, तो मैकेनिज्म बता चुके कॉन्ट्रैक्शन में। अब रिलैक्सेशन में आइए, तो देखिए रिलैक्सेशन में क्या है कि देखिए रिलैक्सेशन कैसे होगा, ये मायोसिन का जो फास्फोराइलेशन हुआ है इस फास्फोराइलेशन को खत्म करना होता है। अब इस फास्फोराइलेशन को खत्म कौन करेगा, मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेज। तो मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेज स्टिमुलेट होना चाहिए, तब भी हमको मसल्स में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये कैसे स्टिमुलेट होगा, अब इसको हम देखते हैं। तो देखिए इसको स्टिमुलेट करने के लिए देखिए सबसे पहले हम बताएं कि हमारे सेल में साइक्लिक जीएमपी जितना ज्यादा होगा ना, तो साइक्लिक जीएमपी इस मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेज को स्टिमुलेट करता है। तो पता चला जब साइक्लिक जीएमपी ज्यादा होगा तो हमको जो है स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब ये साइक्लिक जीएमपी कैसे ज्यादा होता है, तो देखिए साइक्लिक जीएमपी जो ज्यादा होता है हम यहां से बताएं। देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि यहां से देखिए हमारी एंडोथेलियल सेल होती है, इस एंडोथेलियल सेल पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब जब ये एंडोथेलियल सेल के रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं ना, यानी एंडोथेलियल सेल के रिसेप्टर पे लिगैंड बाइंड करता है, तो यहाँ पे एंडोथेलियल सेल में जो वेसल्स में एंडोथेलियल सेल प्रेजेंट है इससे कैल्शियम को रिलीज करा देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम को जब रिलीज कराते हैं तो कैल्शियम जब रिलीज हो गया तो ये कैल्शियम किसको स्टिमुलेट करेगा, यहाँ पे देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को ये कैल्शियम जो होता है ये स्टिमुलेट कर देता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज जब स्टिमुलेट हो गया तो ये देखिए एल-आर्जिनिन, ठीक है, एल-आर्जिनिन को ये कन्वर्ट कर देता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। ठीक है, तो एल-आर्जिनिन को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने वाला नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज कैल्शियम के प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है। तो पता चला जब कैल्शियम आएगा वेस्कुलर ल्यूमन में एंडोथेलियल सेल प्रेजेंट होती है ना, इसी में तो होता है। तो यहाँ से देखिए कैल्शियम आया और इसको स्टिमुलेट किया, इस वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। अब नाइट्रिक ऑक्साइड देखिए ये डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर चले जाता है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना तो वेस्कुलर ल्यूमन में। ठीक है, वेसल्स जो है जैसे हमारी ये वेसल है, वेसल की जो एंडोथेलियम है यहीं पे नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से ये सर्कुलेशन में आया, फिर ये डिफ्यूजन के जरिए ये स्मूथ मसल्स में चला गया। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स में ये वेसल्स की स्मूथ मसल में भी जा सकता है, कहीं भी मतलब जहां भी है तो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में ये जाएगा, और जहां भी है हर जगह नाइट्रिक ऑक्साइड जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, तो वेसल्स में बन रहा है तो वेस्कुलर में ये नाइट्रिक ऑक्साइड चला गया। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, तो देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे एक एंजाइम होता है जो जिसको हम बोलते हैं गुआनालेट साइक्लेज। देखिए ये गुआनालेट साइक्लेज क्या करता है, जीटीपी या जीएमपी, ठीक है, जीटीपी या जीएमपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक जीएमपी में। ठीक है, तो गुआनिन मोनोफॉस्फेट या गुआनिन ट्राइफॉस्फेट को ये कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक जीएमपी में, यानी साइक्लिक गुआनिन मोनोफॉस्फेट में, और उसके बाद जब ये एक्टिवेट जाता है तो यहाँ पे ये हमको रिलैक्सेशन शो करता है। तो इस तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड का वर्क हो गया। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे वर्क करता है हम बताएं। नाइट्रिक ऑक्साइड ये हो गया। अब नाइट्रिक ऑक्साइड के जो रिसेप्टर होते हैं इस पे कौन कौन से लाइगेंड बाइंड करते हैं, तो ये देखिए ये सारे लाइगेंड है, जैसे एसिटाइल कोलिन है, इसी तरीके से अल्फा-2 एगोनिस्ट है, ब्रेडिकाइनिन है, साइटोकाइन है, हिस्टामिन है, सीरोटोनिन है और शियर स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं ये इस रिसेप्टर के थ्रू यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड गुआनालेट साइक्लेज को स्टिमुलेट कर देता है, जिस वजह से सेल के अंदर साइक्लिक जीएमपी बढ़ जाता है। अब साइक्लिक
साइक्लिक जीएमपी जब बढ़ गया तो ये मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज ज्यादा वर्क करेगा और ये सेल जो है यानी स्मूथ मसल जो है ये रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्मूथ मसल यहाँ पे रिलैक्स हो गई, ये चीज हुई। ठीक, तो इस तरीके से हम बताएं। और देखिए जब हम नाइट्रेट डायरेक्ट देते हैं ना, तो डायरेक्ट नाइट्रेट देते हैं तो इतना सारा ये पाथवे चलने की जरूरत ही नहीं है। नाइट्रेट डायरेक्ट आता है और ये सेल के अंदर चलाता है और फिर यही सेम मैकेनिज्म से ये मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज को स्टिमुलेट कर देता है, इस वजह से हमको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो ये नाइट्रेट डायरेक्ट इस तरह वर्क करता है। और बैक्टीरियल लाइपोपॉलीसेकेराइड जो होता है, ये भी देखिए बैक्टीरियल लाइपोपॉलीसेकेराइड ये भी क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो सेल के अंदर भी नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस जब स्टिमुलेट होगा तो यहाँ पे देखिए एल आर्जिनिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये एल आर्जिनिन जब यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये एल आर्जिनिन जब नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस इस पे वर्क करेगा तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया और सेम वही चीज फिर यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड जब आ गया, ओवरऑल नाइट्रिक ऑक्साइड क्या किया कि गुआनालेट साइक्लेज को स्टिमुलेट कर दिया, जिस वजह से हमको मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज का कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिला और हमको मसल्स में रिलैक्सेशन देखने को मिला। ठीक है, तो ये देखिए हम ये वाला मैकेनिज्म भी बता दिए और नाइट्रेट डायरेक्ट कैसे वर्क करता है ये भी हम बता दिए और बैक्टीरियल लाइपोपॉलीसेकेराइड नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस के जरिए कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा के मसल रिलैक्सेशन कराता है हम ये भी बता दिए। ठीक है, तो ये 3 तरह हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड का। और उसके अलावा देखिए हम नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड एगोनिस्ट जो देते हैं जैसे एनपी या बीएनपी, तो ये क्या करते हैं, नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड रिसेप्टर पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड रिसेप्टर पे ये नेट्रियूरेटिक वर्क करते हैं जैसे एनपी या बीएनपी और ये डायरेक्ट गुआनालेट साइक्लेज को स्टिमुलेट कर देते हैं। अब गुआनालेट साइक्लेज स्टिमुलेट हो गया तो वही साइक्लिक जीएमपी ज्यादा होगा और मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज ये बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो इसका भी हम एक्शन बता दिया कैसे होगा। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर, तो फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर क्या करती है, जैसे सिल्डेनाफिल है तो फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर ये देखिए साइक्लिक जीएमपी जो हुआ था ना, इस साइक्लिक जीएमपी का ब्रेकडाउन होता है जीएमपी में। ठीक है, तो जीएमपी में इसका ब्रेकडाउन होता है, लेकिन यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं फास्फोडाइएस्ट्रेज 5, तो फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इस साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करता है। और ये जो फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर हमको नाम से पता चल रहा है, तो हम दे देंगे तो ये फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 ये इनहिबिट हो जाएगा। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो इस साइक्लिक जीएमपी जीएमपी में कन्वर्ट नहीं होगी, इस वजह से यहाँ पे साइक्लिक जीएमपी जो है ये ज्यादा देर तक रहेगा यानी ज्यादा हो जाएगा। और जब साइक्लिक जीएमपी ज्यादा होगा तो ये इसको स्टिमुलेट करेगा, इस वजह से हमको मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर कैसे वर्क करती है। ठीक, तो ये फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर कैसे वर्क करती है हम ये बता दिए। और उसके अलावा देखिए भाई यहाँ पे ये एक और मैकेनिज्म है, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। अभी तक देखिए हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन में ये मैकेनिज्म दोनों समझा दिए, रिलैक्सेशन में नाइट्रिक ऑक्साइड वाला मैकेनिज्म समझा दिया कि नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे इधर से आता है वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल से, या कैसे बैक्टीरिया से आता है, या किस तरीके से नाइट्रेट वर्क करता है। इसी तरीके से हम नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड का भी बता दिए और यहाँ पे हम बता दिए फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर कैसे वर्क करता है। अब ये वाला मैकेनिज्म भी थोड़ा सा देख लीजिए। इस वाले मैकेनिज्म में ऐसा होता है ना कि यहाँ पे देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना स्मूथ सेल में यानी स्मूथ मसल्स में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे देखिए मैं यहाँ बताया था ना कि इसमें कैल्शियम होता है और ये आयोनोसाइटल ट्राइफॉस्फेट इसको रिलीज कराता है, लेकिन इसी पे ना एक चैनल प्रेजेंट होता है जिसको हम सरका बोलते हैं। ठीक है, SERCA सरका बोलते हैं। और इस सरका का काम क्या होता है कि यहाँ पे जो कैल्शियम आ गया ना, ये कैल्शियम हमेशा यहाँ तो रहेगा नहीं, इस कैल्शियम का रीअपटेक करना। तो देखिए ये सरका का जो काम होता है कैल्शियम को कम करना, और जब कैल्शियम को कम कर देगा सरका तो क्या होगा, देखिए जब कैल्शियम कम हो जाएगा तो ये कैल्शियम कॉलमोडेलिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, इस वजह से हमको जो होता है रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो सरका का काम ये होता है। ठीक है, तो सरका क्या करता है कि साइटोप्लाज्म में जो कैल्शियम है इसको अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ले आता है। लेकिन यहाँ पे सरका पे ही एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोलैम्बिन। ठीक है, देखिए फॉस्फोलैम्बिन क्या करता है, इस सरका को इनहिबिट कर देता है। जब इस सरका को फॉस्फोलैम्बिन इनहिबिट कर देगा तो बाहर जो यहाँ पे सेल में यानी साइटोप्लाज्म में जो कैल्शियम प्रेजेंट है ये कैल्शियम इसके अंदर जा नहीं पाएगा, इस वजह से मसल्स में हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी हम मैकेनिज्म बता रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन अगर हम फॉस्फोलैम्बिन को इनहिबिट कर दें, अगर हम फॉस्फोलैम्बिन को किसी भी तरीके से इनहिबिट कर दें तो फॉस्फोलैम्बिन जब इनहिबिट हो जाएगा तो ये इसको नहीं इनहिबिट कर पाएगा। अब जब ये इनहिबिट हो गया खुद तो इसको कैसे इनहिबिट करेगा, जब इसको नहीं इनहिबिट कर पाएगा तो यानी कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा अंदर आएगा, इस वजह से हमको मसल्स में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म में कैल्शियम कम होने लगेगा क्योंकि कैल्शियम यहाँ अंदर आ रहा है। ठीक, तो ये हुआ। तो ये मैकेनिज्म है कि सरका जो होता है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होता है और ये साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम को कम करता है, लेकिन इसको इनहिबिट कर देता है फॉस्फोलैम्बिन। तो फॉस्फोलैम्बिन अगर इसको इनहिबिट कर दिया यानी हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, और अगर फॉस्फोलैम्बिन इसको इनहिबिट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम इसके अंदर आ जाएगा, इस वजह से हमको सेल के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैकेनिज्म आसान है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ओवरऑल हम बताया क्या कि सेल के अंदर कैल्शियम जितना ज्यादा होगा उतना कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जितना कम होगा उतना हमको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो ये सरका जो होता है अंदर ले लेता है, इस वजह से कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, इस वजह से हमको सेल में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। और इसी सरका को ये फास्फोलैम्बिन ब्लॉक कर देगा तो सेल के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा, तो जब कैल्शियम ज्यादा होगा तो हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हुआ। अब इस पे कैसे वर्क होता है हम बताते हैं। तो यहाँ पे
देखिए हमारे पास सर्पेंटाइन रिसेप्टर में ही जी स्टिमुलेटरी और जी इनहिबिटरी रिसेप्टर होते हैं। तो देखिए जी स्टिमुलेटरी या जी इनहिबिटरी देखिए ये भी सर्पेंटाइन रिसेप्टर होते हैं। और यहाँ पे देखिए ये क्या करते हैं, ये आके जब जी मान लो जी स्टिमुलेटरी है, तो जब जी स्टिमुलेटरी है ना तो ये आके एडिनालिन साइक्लेज एक एंजाइम होता है, इसको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, एडिनालिन साइक्लेज यहाँ मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है सेल के, इसको स्टिमुलेट करते हैं और ये एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एडिनालिन साइक्लेज एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट कर देता है और ये साइक्लिक एमपी ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, तो प्रोटीन काइनेज ए जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये देखिए कैल्शियम को अंदर लाने लगता है। ठीक है, ओवरऑल क्या होता है कि साइक्लिक एमपी जब ज्यादा होगा तो हमको कैल्शियम अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी स्टिमुलेटरी जो है, ठीक है, जी स्टिमुलेटरी जो है इस पे जब लाइगेंड बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, एडिनालिन साइक्लेज को एक्टिवेट किया। एडिनालिन साइक्लेज अब जब एक्टिवेट हो गया ना तो देखिए ये एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो एटीपी को साइक्लिक एमपी में एडिनालिन साइक्लेज कन्वर्ट कर दिया। अब जब साइक्लिक एमपी बन गया ना, अब देखिए साइक्लिक एमपी ये प्रोटीन काइनेज ए को स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, प्रोटीन काइनेज ए अब स्टिमुलेट हो गया। अब प्रोटीन काइनेज ए स्टिमुलेट या एक्टिवेट जब हो गया तो ये प्रोटीन काइनेज ए का काम क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट काम, कि ये फॉस्फोलैम्बिन को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जब फॉस्फोलैम्बिन को ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, देखिए फॉस्फोलैम्बिन ब्लॉक हो गए, यानी फॉस्फोलैम्बिन अब इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा कि ये कैल्शियम बाहर से अंदर ना ले। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम बाहर से अंदर जाना चाह रहा था लेकिन अभी तक फॉस्फोलैम्बिन इसको रोक के रखा था, तुम अंदर नहीं ले सकते। लेकिन जैसे ही इसका देखिए दादा प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हुआ, यानी प्रोटीन काइनेज ए हरकत में आया, तो फौरन इस फॉस्फोलैम्बिन को बोला तुम अब कुछ ना करो, तुम बिल्कुल आराम करो, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर जब ये कुछ नहीं कर रहा है, यानी इसको रोक नहीं पा रहा है, तो बाहर से कैल्शियम ज्यादा अंदर आएगा, इस वजह से इंट्रासेल्युलर कैल्शियम जो होगा ये कम होगा और मसल्स में हमको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए जी स्टिमुलेटरी पे जो लाइगेंड बाइंड करते हैं वो हमको मसल्स में रिलैक्सेशन या स्मूथ मसल रिलैक्सेशन इस फिनोमिनन से शो करते हैं। तो देखिए कौन कौन से जी स्टिमुलेटरी एगोनिस्ट, तो देखिए एपिनेफ्रिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टासाइक्लिन है, फिनोल्डोपाम है और एडिनोसिन है। तो ये सारे जी स्टिमुलेटरी के थ्रू मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन कराते हैं। ठीक है, तो मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन के हम दिखाएं आपको कितने मैकेनिज्म दिखा दिए। देखिए पहला मैकेनिज्म हम आपसे यहाँ से बात किए नाइट्रिक ऑक्साइड का। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड का एक मैकेनिज्म ये हो गया और यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड देखिए यहाँ पे सब मैकेनिज्म बात करें, देखिए ये एक तरीका था, दूसरा यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ से ज्यादा हो रहा था, दो ये हो गया, और तीसरा देखिए नाइट्रेट हम डायरेक्ट ले रहे थे, ये हो गया। और फिर एक मैकेनिज्म देखिए यहाँ पे दिखा है कि ये नाइट्रिक पेप्टाइड जो होते हैं ये यहाँ पे आके वर्क करते हैं, ये हो गए 4। और उसका फिर हम यहाँ पे बताएं कि फास्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर का इस्तेमाल करके हम इसको बढ़ा देते हैं, तब भी हमको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद एक मैकेनिज्म ये बताएं कि ये जी स्टिमुलेटरी के थ्रू यहाँ पे हम प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देंगे, जिसकी वजह से हमको मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ये हुआ। और उसके अलावा देखिए और हम आपको बताएं तो यहाँ पे देखिए ये जो साइक्लिक एमपी बनाना, इस साइक्लिक एमपी का भी तो ब्रेकडाउन होगा। इस साइक्लिक एमपी का ब्रेकडाउन होता है एमपी में। ठीक है, तो साइक्लिक एमपी का ब्रेकडाउन एमपी में होता है और यहाँ पे फास्फोडाइएस्ट्रेस 3 काम करता है। ठीक है, तो फास्फोडाइएस्ट्रेस 3 इस साइक्लिक एमपी को एमपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब देखिए फास्फोडाइएस्ट्रेस 3 जो होता है इस साइक्लिक एमपी को इधर कन्वर्ट कर देता है, लेकिन जब हम फास्फोडाइएस्ट्रेस 3 इनहिबिटर दे देंगे तो फास्फोडाइएस्ट्रेस 3 इनहिबिट हो जाएगा, इस वजह से ये साइक्लिक एमपी ज्यादा होगा और साइक्लिक एमपी ज्यादा होगा तो प्रोटीन काइनेज ए ज्यादा होगा। ठीक है, तो प्रोटीन काइनेज ए ज्यादा होगा तो ये फास्फोलैम्बिन ज्यादा देर तक इनहिबिट रहेगा और जब ये ज्यादा देर तक इनहिबिट रहेगा तो ये सार्का जो है ये ज्यादा देर तक कैल्शियम अंदर ले पाएगा। इस वजह से ये फास्फोडाइएस्ट्रेस 3 इनहिबिटर जिसको मिलिनॉन बोलते हैं, ये मिलिनॉन भी हमको स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन दिखाता है। ठीक है, तो मिलिनॉन या फास्फोडाइएस्ट्रेस 3 इनहिबिटर कैसे काम करता है हम ये दिखा दिए। तो ये देखिए इसका भी हम मैकेनिज्म आपको बता दिए, तो ये भी हमारा ये वाला बात भी क्लियर हो गया कि ये भी रिलैक्सेशन कैसे कराता है।